नमस्कार मित्रों, मैं राजीव सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है प्रयागराज एकेडमी कानपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9260973598। मित्रों, हम लोग लगातार वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं। जैसा कि हम लोग पर्यावरण के घटक पढ़ रहे थे, पर्यावरण के घटक के अंतर्गत हम लोगों ने जैविक, अजैविक घटक पढ़ना शुरू किया था। उसी भौतिक कारक के अंतर्गत हम लोगों ने कई टॉपिक कंप्लीट किए। जैसे हम लोगों ने प्रकाश, ताप पिछले वीडियोज में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वायु, आर्द्रता, फिजिकल फैक्टर, भौतिक कारक के अंतर्गत ही आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो भौतिक कारक है। वर्षा क्या है? वर्षण, रेनफॉल। लेकिन मित्रों, मैं बता दूं आपको, रेनफॉल पढ़ने से पहले एक चीज बता दूं। जब तक हमें बाष्पन, वेपोरेशन और कंडेंसेशन, संघनन के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं जानेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। जब बादल बनेंगे तभी बारिश को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बाष्पन और संघनन के बारे में बताएं आपको, बादल बनते कैसे हैं, फिर पढ़ते हैं वर्षा के बारे में। देखो मित्रों, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक प्रोसेस मैंने यहाँ पे बना के रखी है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया और इस बीकर के अंतर्गत मैंने कुछ जल भरा, पानी भर दिया, और यहाँ पर वर्नर के द्वारा इस बीकर में हीट दिया। इस बीकर में पानी भरा और बीकर में हमने हीट दिया। जब आग जलाई, हीट दिया, तो इस बीकर का जो क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो जो जल होगा वो क्या होगा? खौलने लगेगा, उबलने लगेगा। और उबलते हुए जल से जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, वाटर वेपर फॉर्म में। तो एक प्रोसेस है कि जब पृथ्वी पर, समुद्र में, झील में, झरने में, ऐसे किसी भी स्थान पर जहां पर पानी पाया जाता है, और पानी में अगर ताप बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर, तापक्रम बढ़ने पर जल जल जलवाष्प में परिवर्तित होगा। और जल का जलवाष्प में रूपांतर होना ही बाष्पन कहलाता है। तो अगर पूछा जाए इवेपोरेशन किसे कहते हैं, तो आपने का जल का ताप बढ़ने पर, हीट बढ़ने पर, अगर कोई ऐसा स्थान जहां पर पानी है, मॉइस्ट है, नमी है, और वहां पर तापक्रम बढ़ रहा है लगातार, तो ताप बढ़ने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और जल का जलवाष्प में परिवर्तित हो जाना बाष्पन कहलाता है। और इस जलवाष्प को मैंने वायुमंडल में अभी नहीं जाने दिया। देखो, मैं आपको संघनन भी पढ़ा रहा हूँ इसी डायग्राम के माध्यम से। इस जलवाष्प को मैंने एक ट्यूब के द्वारा, एक नली के द्वारा, ऐसे जलवाष्प को नली के द्वारा लिया, और इस नली में जब जलवाष्प जा रही थी, गैसियस फॉर्म में है, गैस के रूप में है, पहले द्रव के रूप में था, जब जलवाष्प में परिवर्तित हो गया तो रूप कौन सा चेंज हो गया? गैस। अब गैस के रूप में जब ट्यूब इस नली के माध्यम से जा रहा था, तो इस नली में मैंने एक प्रशीतक लगा दिया, एक ऐसा एनवायरमेंट डेवलप कर दिया जहां पर ये जलवाष्प, गैस, पुनः ठंडी हो जाती है। और जलवाष्प का प्रशीतक के द्वारा जब हमने ठंडा किया, तो ये पुनः परिवर्तित हो गया, फिर से चेंज हो गया, और किस में बदल जाता है? जल में बदल जाता है। जलवाष्प को प्रशीतक के द्वारा ठंडे करने पर जल का रूप ले लेना ही क्या कहलाता है? संघनन, कंडेंसेशन। दो प्रोसेस थी, दो प्रक्रियाएं हमने एक डायग्राम के माध्यम से, मैं समझता हूं सभी लोगों ने बेहतर समझा होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। जब कहीं जल स्थित है और जल में हमने ताप बढ़ाया, हीट दिया, तो जल का जलवाष्प में परिवर्तित हो जाना, जल का जलवाष्प में रूपांतर हो जाना वाष्पन कहलाता है। उसी जलवाष्प को प्रशीतक के द्वारा, प्रशीतक मतलब कोल्ड किया, उस टेम्परेचर को कम किया, ताप को कम किया, कम करने पर प्रशीतक के द्वारा
उस गैस को, जलवाष्प को पुनः फिर से जल में परिवर्तित कर लिया और उसी प्रोसेस को संघनन कहते हैं। तो अब आपने बाष्पन और संघनन के बारे में समझ लिया होगा। तो मैं समझता हूं मित्रों, जब तक बाष्पन और संघनन हम जानेंगे ही नहीं, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे बादल बनते कैसे, वर्षा होगी कैसे। टॉपिक बहुत अच्छा है इसका, यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ज्यादातर लोगों को शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें मित्रों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो आपके आगामी एग्जाम है, जो भी एग्जाम्स होंगे, टेट, सी टेट, सुपर टेट, उसके साथ साथ आपकी KVS है, NVS है, DSSB, जो एग्जाम्स लगे हुए, चाहे सेंट्रल के हों चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, सभी शैक्षिक प्रतियोगी संबंधी जितने भी एग्जाम है, चाहे वो PCS के एग्जाम हो, सभी के सभी एग्जाम आप कहीं ना कहीं क्रैक कर पाएंगे यहाँ से, इन वीडियोस के माध्यम से। मैं राजीव सर आप लोगों को एक बार फिर से चैनल में पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। तो अब देखो, चीजों को समझिए और ज्यादातर लोगों को शेयर जरूर करें चैनल को। जो लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए, तो मित्रों इतना समझ में आ गया होगा बाष्पन क्या है, संघनन क्या है। आपने कहा जल का जलवाष्प में परिवर्तित हो जाना बाष्पन कहलाता है, और उसी जलवाष्प को पुनः ठंडा करके जल में चेंज कर देना, पुनः परिवर्तित कर देना, संघनन कहलाता है। अब देखते हैं कि बादल बनते कैसे हैं, वर्षा है क्या, वर्षा क्या है, वर्षा कैसे होती है। तो अब हम लोग बनाते हैं बादल। मित्रों, जब पृथ्वी है, पृथ्वी के तापक्रम में लगातार कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। वृद्धि क्यों हो रही है? वृद्धि होने का प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि हम लोग लगातार कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। वर्षा, रेनफॉल, वर्षा है क्या अगर पूछा जाए, वर्षा किसे कहते हैं? तो आपने कहा पृथ्वी है, पृथ्वी पर लगभग 70 से 71% भाग क्या है, जल है। जो पृथ्वी है उस पर अधिक मात्रा में क्या भाग स्थित है, जल। 70 से 71% भाग जल स्थित है। और जब लगातार पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि हो रही है, और तापक्रम में वृद्धि होने का प्रमुख कारण मैंने कई बार आपको बताया है, आगे वीडियोस में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव है क्या, तो हम लोग जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के तापक्रम में जब लगातार वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने पर पृथ्वी में जितना भूभाग में जल होगा, पृथ्वी का जितना भी ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी होगा, वो पानी चेंज हो जाएगा और किस में बदलेगा, वाष्प में, जल वाष्प में। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होगा तो वाष्प यानी वायु में मिलेगा। तो वायु के साथ साथ जब उसमें जलवाष्प मिल जाएगी तो हम लोग क्या कहते हैं, कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। और वायु की सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% हो जाती है, 100% हो जाती है, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% हो जाती है, आपने कहा पृथ्वी का जब ताप वृद्धि हुआ तो जलवाष्प में परिवर्तित हुआ, और जलवाष्प जब ऊपर उठती है तो ऊपर उठ के वायु में मिल जाती है, और वायु के साथ जब नमी मिल जाती है, जलवाष्प के रूप में मिल जाती है, तो क्या बन जाता है, आर्द्रता। और आर्द्रता इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है कि वायु की सापेक्षिक आर्द्रता होती है, जब 100% हो जाती है, 100% हो जाती है, 100% होने पर, मैं बता दूं मित्रों आपको, वायु की आर्द्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो एक ऐसा समय आता है जब वायु की सापेक्षिक आर्द्रता कितने परसेंट हो जाएगी, 100% हो जाएगी, 100% हो जाती है। तब जो वायु होगी फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी, वाटर को अवशोषित नहीं करेगी। तो उस स्थिति में वायु कैसी हो जाएगी, संतृप्त हो जाती है। कैसी हो जाती है, सैचुरेटेड। उस स्थिति में आपकी वायु संतृप्त हो जाती है।
देखो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे चीजें बता दूं। आपने का पृथ्वी है, पृथ्वी के तापक्रम में लगातार वृद्धि होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हम लोग कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे जो पृथ्वी के भूभाग पर जल है वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और जब जलवाष्प वायु से मिलती है तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं, नमी। अब आपने का आर्द्रता, अगर किसी वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाए, 100% हो जाए, तो वायु संतृप्त हो जाएगी। उस स्थिति में हवा कैसी हो जाएगी? संतृप्त, फुल्ली एब्जॉर्ब्ड वाटर वेपर। जब वायु संतृप्त हो गई तो अब संतृप्त वायु पुनः जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर तापमान घटता है बढ़ता है। तो आपने का पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर पहले तो ताप घटता है, फिर आयनमंडल तक जाते जाते तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग को वर्षा जितनी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सबकी सब क्षोभमंडल हो जाती हैं, और वहां तक जाते जाते तापमान में क्या होती है? कमी होती है। प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर, मैंने बताया था, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या होती है? कमी होती है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी सतह से ऊपर जाता है तो ऐसे जलवाष्प है, जलवाष्प जब पृथ्वी सतह से ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने पर जलवाष्प क्या होगी? ठंडी। अभी संतृप्त वायु है, जलवाष्प ऊपर गया, जलवाष्प वायु से मिला, आर्द्रता, आर्द्रता जब वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% 100% होगी तो वायु संतृप्त होगी। अब संतृप्त वायु जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे ठंडी होती है, और इस वायु का ठंडा होना, संतृप्त वायु का ठंडा होना क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन, कंडेंसेशन। जब यही वायु ठंडी हुई तो क्या कहलाया? संघनन। और संघनन होकर वायु किसमें बदल जाता है? जल में, और जल में बदल कर निर्माण करता है किसका? बादल। तो मित्रों, एक टेट, सीटेट, सुपरटेट की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंस, इन परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि बादल बनना उदाहरण है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हिट करा रहा हूं। क्वेश्चन पूछा था कि बादल बनना उदाहरण है संघनन का, वाष्पन का। अगर ऑप्शन में दोनों दिए रहेंगे तो बादल बनना, बादल कैसे बनते हैं? संघनन के द्वारा या वाष्पन के द्वारा? तो आपने का बादल बनना कंडेंसेशन, संघनन का उदाहरण है। बादल बने कब? जब जलवाष्प की ठंडा हुआ तो किसमें हुआ? संघनन। और संघनन होकर कोशावेट्स के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में जलवाष्प बन जाती है, जल के रूप में कण आ जाते हैं, तब कपास की तरह मेघ दिखाई देने लगते हैं, छोटे छोटे, ऐसे आपने देखे होंगे जो ये जो मेघ बन जाते हैं कपास की तरह फूले फूले, वो क्या बन जाते हैं? आपके बादल। और बादल बनना उदाहरण है कंडेंसेशन, संघनन का। तो मैं समझता हूं इतनी चीजें अभी तक समझ में आई होंगी। आपने का पृथ्वी का ताप बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जिससे जलवाष्प में परिवर्तित हुआ। जलवाष्प जब वायु से मिलती है तो आर्द्रता कहलाती है। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% 100% हो जाती है तो वायु संतृप्त हो जाती है, सैचुरेटेड एयर हो जाती है। और वायु जब संतृप्त हो जाती है तो उस स्थिति में संतृप्त वायु जब ठंडी होकर संघनन करती है, और संघनन करके किसका निर्माण होता है? बादल का निर्माण होता है। जब बादल बनेगा अब बारिश भी होगी। बादल बनते हैं और बादल के साथ साथ जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है? ये बादल लगातार वर्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। यहीं से डेजलिंग, गैजलिंग, हिमपात, सब का सब वर्षा शुरू हो जाती है। तो ये तो एक प्रोसेस थी। मैं समझता हूं इतना सभी लोगों ने समझा होगा। बाकी वीडियोस के माध्यम से लगातार हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, और अच्छा सीखने के लिए कोचिंग जैसे लॉकडाउन के बाद ओपन होती है, आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करें। डिटेल से एक एक चीज को मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दूंगा, एक एक चीज को बहुत डिटेल से समझाऊंगा मित्रों। तो वर्षा का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, वर्षा मुख्यतः निर्भर किस पर करती है? अगर पूछा जाए कि वर्षा डिपेंड्स ऑन, तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो वर्षा निर्भर करती है जलवाष्प पर।
किस पर निर्भर करती है? जल वाष्प पर। और दूसरा पॉइंट है कि वर्षा अगर पूछा जाए निर्भर करती है किस पर, तो आपने कहा एक तो जल वाष्प पर और एक वायु का ठंडा होना। अगर पूछा जाए कि वर्षा किस पर निर्भर करती है, तो आपने कहा एक तो वाष्प दर पर, जल वाष्प पर, और दूसरा पॉइंट है वायु का ठंडा होना। दो चीजों पर निर्भर करती है। आपने कहा वर्षा किस पर निर्भर करती है, तो वर्षा निर्भर करती है कि जो जिस भूभाग में पानी स्थित है, जल स्थित है, महासागर में, समुद्र में, झील में, नदियों में, तो वो उसकी वेपोरेशन रेट क्या है, वाष्प दर क्या है, और वाष्प दर किस पर निर्भर करेगी? ताप पर। किस पर निर्भर करेगी? ताप पर। ताप अधिक होगा, वाष्प दर अधिक होगी। ताप कम होगा, वाष्प दर कम होगी। तो आपने कहा वर्षा दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तो जलवाष्प पर और एक वायु का ठंडा होना। तो वायु का ठंडा होना अलग अलग परिस्थितियों में बांटा गया, और वायु ठंडी होती है बेसिकली, वायु का ठंडा होना परिस्थितियों के आधार पर बांटा गया। तीन प्रकार से बेसिकली वायु ठंडी होती है, और इसी आधार पर वर्षा भी तीन भागों में बांटी गई। अब पूछा जाए, ये तो था वर्षा के बारे में, बादल कैसे बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, वर्षा को तीन भागों में बांटा गया, वो भी वायु के ठंडा होने के आधार पे वर्षा को तीन भागों में बांटा गया। अगर पूछा जाए वर्षा को कितने भागों में बांटा गया, तो वर्षा को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। जो नंबर एक भाग है, आपने का नंबर एक होती है संवहनीय वर्षा। नंबर दो पर्वतीय वर्षा, और नंबर तीन चक्रवाती वर्षा। अगर आप टेट सीटेट या कोई भी शैक्षिक एग्जाम दे रहे हैं, आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इन वीडियोस को देखना जरूर देखें, भूले नहीं बिल्कुल देखना भी। अपने सभी मित्रों से इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब देखिए वर्षा, आपने का वर्षा बेसिकली दो भागों पर निर्भर किया था, दो चीज़ों पर निर्भर किया था, एक तो जलवाष्प पर और दूसरा उस वायु का ठंडा होने की प्रक्रिया पर। अब वायु के ठंडे होने की प्रक्रिया के आधार पर वर्षा को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। आपने का वर्षा के प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो वर्षा मुख्यतः तीन प्रकार से होती है, एक संवहनी वर्षा, उसके बाद पर्वतीय वर्षा और उसके बाद चक्रवाती वर्षा। आप पूछा जाए कि वर्षा को तीन भागों में बांटा गया, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, ये है क्या? तो इन चीजों को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके सब पढ़ रहे हैं डिटेल से। तो सबसे पहले नंबर एक हेडिंग बनाएंगे, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करें मित्रों, और जो भी चीजें हम पढ़ाते हैं उनको एकदम से राइट डाउन करते रहा करें और चीजों को समझते रहा करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संवहनी वर्षा। नंबर एक हेडिंग बनाएंगे संवहनीय वर्षा। अब पूछा जाए कि संवहनी वर्षा है क्या? आपने का ऐसा क्षेत्र, ये महासागरीय क्षेत्र है जहां पर जल ही जल है, संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 70 से 71% भाग जल है, ये महासागर है। और जब इस क्षेत्र में महासागर में सूर्य के प्रकाश की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, प्रकाश जब महासागर में पड़ता है तो जो जल है, जल के सतह पर वाष्पन होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बता दूं, अगर पूछा जाए कि बताइए वाष्प दर
होता है या बाष्पन होता है पानी की सतह पर, पानी के अंदर या पानी की तली पर, तो कहाँ बताएंगे? सतह पर। तो आपने कहा जब सूर्य का प्रकाश इस महासागर पे यानी जल वाले भूभाग में जब पड़ा, पानी पर पड़ा, तो प्रकाश पड़ने पर जल का तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। और जल का जब ताप वृद्धि होगा तो उस स्थिति में ये जल वाटर वेपर के रूप में, जल वाष्प के रूप में ऐसे ऊपर उठना प्रारंभ करेगा। इस स्थिति में जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा जल का, तो वैसे वैसे जल जल वाष्प में किसमें परिवर्तित होगा? वाष्प में परिवर्तित होगा, वाटर वेपर फॉर्म में। आपने कहा ये महासागर है, महासागर, और महासागर में क्या भरा हुआ? पानी। हम संवहनी वर्षा के बारे में आपको बता रहे हैं। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती महासागर में, तो महासागर का क्या होता है? जल गर्म होता है। गर्म होने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित होकर धीमे 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 वायुमंडल में जाती है। और जब वायु की सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% 100% हो जाती है, तो वायु आपकी कैसी हो जाती है? संतृप्त। उस स्थिति पर सैचुरेटेड हो जाती है। वायु कैसी होगी? संतृप्त। मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। आपने कहा महासागर में समुद्र की किरणें आने पर, सूर्य की किरणें आने पर महासागर या समुद्र का तापमान में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। और तापमान में वृद्धि होने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो गया। जब वाष्प वायुमंडल में पहुंचा तो कहीं की आर्द्रता बढ़ेगी। आर्द्रता बढ़ने पर वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी और वायु कैसी हो जाएगी? संतृप्त। जब वायु संतृप्त हो जाती है तो फिर इसकी कैपेसिटी नहीं बचती है वाटर एब्जॉर्ब करने का, और उसके साथ साथ जब पानी का अवशोषण नहीं कर पाता है, और जैसे जैसे ये वायु जैसे जैसे ऊपर जाएगी, तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कई बार मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है? कमी आती है। तो अब ये संतृप्त वायु जब ऊपर उठती है तो ऊपर उठने पर क्या होती है? ठंडी होती है। और ठंडी होने पर एक प्रोसेस है जिसको क्या कहते हैं? संघनन, कंडेंसेशन। और संघनन के द्वारा ये कपासी मेघ का निर्माण कर देते हैं। कपासी मेघ बन जाते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े देखेंगे मित्रों तो बादल का निर्माण कर लेते हैं, बादल बन जाते हैं। अब ये बादल बने, आपने सूर्य के प्रकाश की किरणें महासागर या समुद्र में पड़ती हैं तो जल जलवाष्प में परिवर्तित होकर वायु की सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% हो जाती है, वायु से मिलता है ये जलवाष्प, तो वायु संतृप्त हो जाती है। और संतृप्त वायु जब ऊपर जाती है तो तापमान कम होता है। तापमान कम होगा तो वायु कैसी हो जाती है? ठंडी। और ठंडी होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। और संघनन के द्वारा किसका निर्माण होगा? कपासीय मेघ। और जब ये मेघ बन जाते हैं, जब ये ऐसे बादल बन जाते हैं, और यही मेघ यही बादल क्या करते हैं? पृथ्वी पर बरसना शुरू हो जाते हैं। जब ये इन बादल के द्वारा जो वर्षा होती है, उसी वर्षा को हम क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा। इस वर्षा को क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा। तो मित्रों मैं समझता हूं संवहनीय वर्षा समझ में आया होगा आपके। अब देखो फिर से मैं एक बार में पूरी चीजें बता दे रहा हूं। आपने का महासागर के या समुद्र के प्रकाश के कारण, ताप वृद्धि के कारण जल जलवाष्प में रूपांतर होता है। और जलवाष्प जब वायु से मिल जाती है, किससे मिल जाती है? वायु से मिल जाती है, तो वायु में नमी आ जाना आर्द्रता कहलाती है। तो वायु की जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो 100% 100% हो जाती है। तो वायु कैसी हो जाती है? संतृप्त हो जाती है। और संतृप्त वायु जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊपर जाती है, वैसे वैसे क्या होता है? तापक्रम कम होता है। और तापक्रम कम होने के कारण वायु ठंडी होती है। और ठंडी होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। और संघनन होने पर कपास के आकार में ऐसे देखे होंगे कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बहुत सारे बादल बन जाते हैं। और वही बादल मूसलाधार, अगर पूछा जाए कि मूसलाधार वर्षा होती है, तो मूसलाधार वर्षा कौन सी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा।
एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता दूं, संवहनी वर्षा। इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अगर पूछा जाए कि भूमध्य, पृथ्वी के भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में या विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में, विषुवत रेखा 0 अक्षांश वाले क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र पर कौन सी वर्षा होती है, तो संवहनी वर्षा होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में। तो अगर पूछा जाए भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है, तो संवहनी वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब दूसरा प्रकार मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये तो था संवहनी वर्षा, मैं समझता हूँ सभी लोगों के समझ में आया होगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा प्रकार, और दूसरा प्रकार मैंने बताया था पर्वतीय वर्षा। ये तो था संवहनी वर्षा, अब पढ़ेंगे पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं? पर्वतीय वर्षा। बहुत आराम से चीजों को समझिए, एक एक टॉपिक को मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। कोचिंग ओपन होने पर, खुलने पर, जैसे लॉकडाउन सब कुछ स्थिति सामान्य होती है, वैसे क्लासेस ओपन होने पर आप लोग क्लासेस को फिर से ज्वाइन करें। गारंटी के साथ एक एक चीज़ ब्रीफ आपको पढ़ाकर 100% शिक्षक बनाऊंगा। हम सभी लोग बहुत आपके लिए लगे हुए हैं, अग्रसर प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय लगातार, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर तैयार कर रहे हैं। जैसे क्लासेस ओपन होती हैं वैसे ही हम लोग आपके सभी क्वेश्चंस करवा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए बात करते हैं पर्वतीय वर्षा। अब देखिए महासागर सेम प्रोसेस, महासागर है, सागर में जब ताप बढ़ता है सूर्य के प्रकाश के कारण, जब महासागर में, ये महासागर बना दिया हमने, एक एक चीज को डायग्राम से बता रहे हैं आपको। महासागर, और महासागर में जब ताप वृद्धि होगी, तो ये जल परिवर्तित हो जाएगा, जल चेंज हो जाएगा और किस में बदल जाएगा? जल वाष्प में, वाटर वेपर में। सेम प्रोसेस। आपने महासागर में जब ताप हुआ, ताप की वृद्धि हुई, तो महासागर में जल जो है, ये जल था द्रव के रूप में, और जब ताप बढ़ा तो जल चेंज हो गया, किस रूप में आ गया? जलवाष्प के रूप में। और जलवाष्प के रूप में जब जल आ जाता है तो इस स्थिति में आपने देखे होंगे, ये पर्वतीय भाग है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पर्वतीय भाग है, ऐसे कुछ पर्वत बना देते हैं, पर्वतीय भाग है। और जब आपने देखा जलवाष्प ऊपर जाती है, तो ऊपर जाने पर वही सेम प्रोसेस, जलवाष्प किससे मिलेगी? वायु से, हवा से मिलेगी तो क्या बनेगी? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। क्या बनेगी? ह्यूमिडिटी। और वायु की सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% हो जाती है, और यही जब सांद्र यानी संतृप्त वायु हो जाएगी, उस स्थिति पर वायु कैसी हो जाएगी? संतृप्त। और संतृप्त वायु जब पर्वतों के ढलान पर, इस ढलान पर चढ़ना प्रारंभ करती है, तो जैसे जैसे ये संतृप्त वायु ऊपर की ओर चढ़ती है, वैसे वैसे तापमान में कमी होती है। और तापमान में जब कमी होगी तो वायु क्या होगी? ठंडी। और ठंडी होने पर संघनन की प्रक्रिया होने लगेगी। और जब संघनन की प्रक्रिया होने लगेगी तो यहाँ पर इस क्षेत्र में
बादल घनघोर बारिश करते हैं, इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। आपने महासागर से जल ताप वृद्धि होने पर जलवाष्प में परिवर्तित हुआ, जलवाष्प वायु से मिलकर आर्द्रता बढ़ाती है, आर्द्रता जब 100% वायु की हो जाती है तो वायु संतृप्त हो जाती है, और संतृप्त वायु जब धीमे धीमे पर्वतों के ढलान के सहारे ऊपर चढ़ती है तो वायु ठंडी होने लगती है, और ठंडी होने पर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और संघनन होने पर वायु, वही ठंडी वायु बादल का रूप लेकर और घनघोर बारिश कराने लगते हैं, तो इस वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यहाँ पर मैं दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूँ, और हर बार परीक्षा पूछते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का सवाल है, कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया। एक होता है आपने का जो पर्वतीय वर्षा है, बेसिकली इसके दो भाग होते हैं, एक पवनमुखी वर्षा और एक तो जैसे जो ऊपर भाग चढ़ता है उस भाग को क्या कहते हैं, पवन मुखी वर्षा, और एक भाग को कहते हैं पवन विमुखी वर्षा। मैं आपको यहां पे बताऊं, देखो जिस ढलान पर, जिस ढाल पर बादल ऐसे ठंडी हवा ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़ के वर्षा कराती है, उस भाग को कहते हैं पवन मुखी भाग। कौन सा भाग कहते हैं, पवन मुखी भाग। और फिर कभी कभी क्या होता है, ये सभी बादल तो वर्षा नहीं करा पाते हैं, कुछ ऐसी वायु गई और उसके साथ साथ क्या होती है, ऐसे उतरना शुरू हो जाती है, पर्वतों के सहारे नीचे उतरना शुरू हो जाती है वायु, और इस भाग को क्या बोलेंगे, पवन विमुखी भाग। तो दो क्षेत्र हैं, आपने कहा एक पवन मुखी भाग और एक पवन विमुखी भाग। जिस पर्वत के जैसे ढलान के सहारे सारे जब सारे ऐसे जैसे पर्वत के ढाल के सहारे जैसे वायु ऊपर चढ़ती है तो उस भाग को क्या कहते हैं, पवन मुखी भाग। और जब पर्वत के ढलान के सहारे नीचे वायु उतरती है दूसरी साइड, अपोजिट साइड, उसे पवन विमुखी भाग कहते हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि वर्षा पवन मुखी भाग की ओर होता है या पवन विमुखी भाग की ओर होती है। तो मित्रों मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये पवन विमुखी वाला भाग, इसको वृष्टि छाया वाला क्षेत्र भी कहते हैं, इसको वृष्टि छाया वाला क्षेत्र या प्रदेश भी कहते हैं। तो वृष्टि छाया वाले प्रदेश में वर्षा नहीं होती है, और वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहले यहां पर देखो, चीजों को समझ लो। आपने कहा जब जलवाष्प वायु के साथ आर्द्रता के साथ ठंडी होकर धीमे धीमे ऊपर उड़ती, संघनन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उस होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और पर्वतीय वर्षा हमेशा होती है पवन मुखी भाग की ओर। पवन मुखी भाग आपने कहा वह क्षेत्र जिस भाग में पर्वत के किनारे सारे ढलान की वर्षा या बादल ऊपर चढ़ते हैं, या आपने कहा जो संतृप्त वायु है वो ढलान के सहारे ऊपर चढ़ती है, उस भाग को पवन मुखी भाग कहते हैं। और इसी भाग में क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। और कुछ वायु इस पर्वतों को क्रॉस करके जब नीचे की ओर उतरने लगती है तो उस भाग को पवन विमुखी भाग कहते हैं, और पवन विमुखी भाग में वर्षा नहीं होती है, इसलिए इसको वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक पूछा था कि ठंडे रेगिस्तान किसे कहते हैं। इन क्षेत्रों पर पर्वतों के अपोजिट साइड, जैसे हिमालय पर्वत खड़ा हुआ, हिमालय पर्वत के विपरीत दिशा साइड में, अपोजिट साइड में, उस क्षेत्र को वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरण न पड़ने के कारण इसको ठंडे रेगिस्तान भी कहते हैं। और यहाँ पर वर्षा भी नहीं होती है, इसलिए इसको वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कहते हैं। यहाँ वर्षा न के बराबर या बिल्कुल होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? जैसे पवन नीचे उतरने लगती है तो प्रति, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रति 1000 फीट, प्रति 1000 नीचे फीट आने पर 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। अब एक चीज बताइए,
जब जलवाष्प बनी थी ताप वृद्धि होने पर, और वही जलवाष्प यानी वायु संतृप्त होकर जब ऊपर गई तो ठंडी हुई, ठंडी होकर संघनन हुआ, संघनन होकर बारिश हुई थी ना। और जब नीचे उतरने लगती है तो नीचे उतरने पर मैंने कहा 1000 प्रति 1000 फीट नीचे आने पर ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि होने लगती है, और प्रति 1000 फीट नीचे आने पर 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप में वृद्धि हो जाती है। और जब ताप में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है तो उस स्थिति में फिर से क्या होगा, वाटर वेपर के रूप में आ जाएगा, जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वायु की जो संतृप्त वायु थी वो उसकी आर्द्रता क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, घटने लगती है। आर्द्रता कम होने पर धीमे धीमे क्या होता है, वर्षा नहीं होती है, बादल बनना प्रारंभ नहीं होते हैं। तो इस क्षेत्र को वृष्ट छाया वाला क्षेत्र कहते हैं। और इस होने वाली संपूर्ण वर्षा को क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा कहते हैं, पर्वतीय वर्षा। चलिए, एक हम लोगों ने संवहनी वर्षा सीखी, दूसरी पर्वतीय वर्षा सीखी, और तीसरी वर्षा है चक्रवाती वर्षा। कौन सी वर्षा, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं चक्रवाती वर्षा होती क्या है। जब दो अलग अलग गुण वाली पवनें अलग अलग वेग हो सकता किसी में किसी वायु का संगठन अधिक हो, किसी का वेग बहाव तेज हो, किसी वायु का वेग बहाव कम हो। तो अगर कहा जाए जैसे एक वायु ये इधर से आ रही थी जिसका वेग कम है, और विपरीत दिशा से आ रही वायु का वेग अधिक है, जब दो अलग अलग गुण वाली वायु विपरीत दिशाओं से आकर टकराती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है। तो क्या बनते हैं, वाताग्र। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक चीज को समझिए, बहुत डिटेल से मैं बता रहा हूं। आपने जब दो विपरीत दिशाओं से अलग अलग गुण वाली वायु आकर आपस में टकराती हैं तो ऐसे वाताग्र बनना प्रारंभ हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं, वाताग्र। और वाताग्र के साथ महासागरों से जल ऊपर हो जाता है, और जलवाष्प के रूप में किस रूप में उठता है ऊपर, मैंने बताया भी था, जलवाष्प के रूप में ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है। और जो ठंडी हवा ऊपर थी वो नीचे आ जाती है, और जो जलवाष्प थोड़ा सा गर्म होता है वो ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाने पर नीचे ठंडी वायु, ऊपर गर्म वायु। तो ठंडी वायु नीचे होने के कारण ऊपर की जो गर्म वायु होती है वो भी ठंडी होने लगती है, और ठंडी होने पर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जब संघनन होने लगेगा तो उस स्तर पर वर्षा होने लगती है, और वर्षा होगी तो इस होने वाली वर्षा को क्या बोलेंगे, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। समुद्र के जितने तटीय क्षेत्र हैं, तटवर्ती क्षेत्र, किनारे के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा। समझ में आया होगा। दो अलग अलग गुण वाली पवनें विपरीत दिशा से जब आती हैं आपस में टकराती हैं, टकराने पर वाताग्र बनते हैं। वाताग्र का मतलब ऐसे गोल 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 रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, छल्ले की तरह संरचना बन के ऐसे एक साथ ऊपर उठने लगते हैं। जब ऊपर उठते हैं तो उसी के साथ जलवाष्प ऊपर उठ जाता है। जो गर्म हवा होती है वो ऊपर रहती है, जो ठंडी हवा भारी होगी वो क्या रहेगी, नीचे। गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे रहती है। तो ठंडी हवा के कारण ऊपर की गर्म हवा भी कैसी होने लगती है, ठंडी होने लगती है। और ठंडी होने से क्या होगा, संघनन, और संघनन होकर क्या होने लगती है, वर्षा। और इस होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा। और चक्रवाती वर्षा समुद्री किनारों पर जो तटीय क्षेत्र है, तटवर्ती प्रदेश है, उन सभी प्रदेशों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो मित्रों ये तो हम लोगों ने वर्षा के प्रकार के बारे में पढ़ा। वर्षा के 3 प्रकार थे। आपने कहा संवहनी वर्षा भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों में होती है। उसके बाद आपने कहा पर्वतीय वर्षा बेसिकली शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में होती है। आपने देखा होगा उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत के क्षेत्र में कुछ शीत ऋतु में, सर्दी के सीजन में कुछ हल्की हल्की बूंदाबांदी जो होती है, वर्षा होती है, वो होने वाली वर्षा कौन सी होती है, बेसिकली
चक्रवाती वर्षा ही होती है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली जो चक्रवाती पवनें होती हैं उनके द्वारा होने वाली जो वर्षा होती है शीत ऋतु में उत्तर भारत में, वो वर्षा को क्या कहते हैं? चक्रवाती वर्षा कहते हैं। चलिए अब वर्षा का वितरण मैं फटाफट कर देता हूं। वर्षा का वितरण प्रतिवर्ष औसत वर्षा के आधार पे 3 भागों में किया गया। वर्षा का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। देखिए वर्षा का वितरण 3 भागों में किया गया। एक तो क्षेत्र अधिक वर्षा वाला, अधिक वर्षा वाला प्रदेश, क्षेत्र। एक है साधारण वर्षा वाला क्षेत्र और एक है कम वर्षा वाला क्षेत्र। अब देखिए वर्षा का वितरण 3 भागों में किया गया। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, साधारण वर्षा वाला क्षेत्र और कम वर्षा वाला क्षेत्र। और ये किस आधार पे किया गया? वर्षा का प्रतिवर्ष औसत सेंटीमीटर वर्षा के आधार पे। ऐसा भूभाग, ऐसा क्षेत्र जहां पर जिस क्षेत्र में वर्षा प्रतिवर्ष या औसत वर्षा, एवरेज रेनफॉल, औसत वर्षा प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। आपने का ऐसा क्षेत्र, ऐसा प्रदेश जहां पर प्रतिवर्ष औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उन क्षेत्रों को अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। उन क्षेत्रों को अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। और यह क्षेत्र मैं आपको बता दूं अफ्रीका का है, दक्षिणी अमेरिका का है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का है। अगर पूछा जाए अफ्रीका में या दक्षिणी अमेरिका में या दक्षिणी पूर्वी एशिया में। एक और क्षेत्र में आपको बता दूं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके जितने तटवर्ती क्षेत्र हैं, समुद्री तटों के किनारे के क्षेत्र, उन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि औसत वर्षा प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। और यदि प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है, प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उस वर्षा वाले क्षेत्र को साधारण वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। साधारण वर्षा वाला क्षेत्र पृथ्वी का आंतरिक भाग है, महाद्वीपों का आंतरिक क्षेत्र है, जहां पर जितना भी इंटरनल एरिया पड़ेगा वहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है प्रतिवर्ष। इन क्षेत्रों को साधारण वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। और कम वर्षा वाला क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो आपने का जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, प्रतिवर्ष औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। और जितने मरुस्थल हैं, सहारा का मरुस्थल, भारत का थार मरुस्थल, अटाकामा, कालाहारी मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ये तो था वर्षा का वितरण। आपने का अगर प्रतिवर्ष औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। साधारण वर्षा वाला क्षेत्र 100 से 200 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष औसत वर्षा होती है, और 25 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले क्षेत्र को कम वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। अब मैं आपको वर्षा से रिलेटेड 3 सवाल और देता हूं।
मित्रों फटाफट राइट डाउन करते रहें, चीजों को समझते रहें। आपने कहा अगर पूछे थे कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बताइए। भारत में ही होती है। और भारत में कहाँ होती है, मेघालय। अगर राज्य पूछा जाएगा तो मेघालय। अगर मुझे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो कहाँ होती है, मेघालय। और मेघालय में 2 क्षेत्र हैं, एक मासिनराम और एक चेरापूंजी। अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो आपने कहा मेघालय में होती है। और मेघालय के किस क्षेत्र में होती है, मासिनराम में। और मासिनराम सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ पर 1221 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। और चेरापूंजी में 1012 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। आपने कहा विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में। और मेघालय में अगर पूछा है कि किस क्षेत्र में, तो मासिनराम क्षेत्र में 1221 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष और चेरापूंजी में 1012 सेंटीमीटर। और भारत में जब सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तब भी क्या बताएंगे, मासिनराम में। अगर ऑप्शन में मासिनराम नहीं आएगा तो चेरापूंजी आएगा। अगर पूछा है कि विश्व में सबसे कम वर्षा, विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व में सबसे कम वर्षा मैं आपको बता दूं पेरू और चिली में होती है। कहाँ होती है, पेरू और चिली में। अगर पूछा कि विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो पेरू और चिली में, जो चिली क्षेत्र में आटाकामा का मरुस्थल है वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा, अगर पूछा जाए सवाल भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह, जो लद्दाख का क्षेत्र है लेह में होती है। तो मित्रों ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे मंडे एग्जाम में पूछे जाने वाले। पूछे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में। और मेघालय में कहाँ होती है, तो आपने कहा मेघालय के मासिनराम में होती है 1221 सेंटीमीटर प्रति वर्षा। और अगर पूछा जाए कि मेघालय अगर मासिनराम ऑप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, चेरापूंजी। और चेरापूंजी में कितना होता है, 1012 सेंटीमीटर। विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो पेरू और चिली में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में होती है। मित्रों आज वर्षा का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। संपूर्ण और ब्रीफ नॉलेज हम लोगों ने वर्षा के बारे में एक एक चीज को डिटेल से आपको संगणन से लेकर बाष्पन तक बताया। बाकी अगला टॉपिक अगले वीडियो में आपको मिलेगा। और लगातार वीडियोस को वॉच करते रहें, लोगों तक सब्सक्राइब करें, पहुंचाएं, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इट्स इनफ फॉर टुडे।